Welcome to the 14th exhibition hosted by Indian Institute of Architects, IA Nagpur chapter. The exhibition showcased the remarkable thesis work of the final year students from various architectural colleges. Their creativity and innovation caught our eyes. But wait, that's not all. We had pleasure of speaking with students from different colleges who were passionate about sharing their thesis project. So watch this video till the end because we have interviewed 3 exceptional students and get to know about their thesis project. I am budding architect, Master Prajwal Shende from Institute of Design Education and Architectural Studies, Ideas Nagpur. And my thesis topic was decrypting occupation-based community, a redevelopment case of Dhobi Ghat precinct. क्यों रखा decrypting नाम? ऐसा था कि टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव, सो उसको डीलेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि डीलेयर करके अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग कैसे डीलेयर करके उसको हम टैकल कर सकते हैं, कैसे सेंसिटिविटी बिल्ड करके, कैरेक्टर बिल्ड करके कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है और कैसे उसको अपलिफ्ट किया जा सकता है. ये मेरा मेन कंसर्न था. सो डिक्रिप्टिंग ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी. सो टॉपिक स्टार्टेड विथ ऑब्जर्वेशन ऑफ सिटीज़ में कुछ प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स के कारण डिस्टिंक्ट गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे अपर क्लास, पुअर क्लास. मेरा कंसर्न था पुअर क्लास वालों के लिए, क्योंकि अपर क्लास को इतना कोई नीड नहीं है. सो पुअर क्लास में हम देखते हैं कि उनको एज अ इनफॉर्मल कम्युनिटी, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की तरह देखा जाता है, और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को हम स्लम जैसा डिनोट करते हैं. और स्लम जो है वो इंडिया का, अपने सिटीज़ का एविडेंट पार्ट है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. बेसिकली कि स्लम के पॉकेट्स बने हुए हैं हर जगह. सो हमारा ऐसा है कि एज एन आर्किटेक्ट वी शुड लुक टुवर्ड्स देम. उससे जो इनफॉर्मल सेटलमेंट से मैंने ऑब्जर्व किया कि कम्युनिटीज़ रहती है जो फॉर्म होती है एक जगह पे, और वो रहना चालू कर देती है, और उसको स्लम एज अ स्लम हम कंसिडर करते हैं. सर्टन फैक्टर्स होते हैं कि जिससे कम्युनिटी फॉर्म होती है, जैसे सोशली, जोग्राफिशियली, ऑक्यूपेशनली. जो मेरा कंसर्न था, ये रिसर्च करते टाइम मेरे फादर ने अच्छा खासा रोल प्ले किया हुआ है. तो जब उनसे इस बारे में बात किया तो उनका फर्स्ट यही था कि मतलब तूने ऑक्यूपेशनल बेस्ड कम्युनिटी की तरफ देखना चाहिए, ताकि मतलब जो इंडिया का अगर हम हिस्ट्री देखें तो कुली, मोची एंड धोबी ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है रैदर देन प्रोस्टिट्यूशन. वो सबसे ओल्ड था. फिर उसके बाद ये 3 चीज़ें. तो धोबी जैसे सुना, फिर ऑक्यूपेशन वहाँ से कनेक्ट हुआ, और ऑक्यूपेशन से देन मैंने 2-3 चीज़ें देखी थी, जैसे कुंभारवाड़ा हो गया, धारावी में जो सारा आता है, धोबी घाट वो भी धारावी में आता है. बट मेरा ऐसा था कि एक धोबी का जो केस था, धोबी घाट का, मुंबई में, जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्प्रॉल ऑफ लॉन्ड्रोमैन है, वहाँ 730 ओटाज है एट प्रेजेंट, जो हेरिटेज साइट भी है. सो मेरा ध्यान उधर गया, जो मेरे को उधर कनेक्ट किया, और वही कम्युनिटी के लिए कुछ करना था, तो हेरिटेज एंगल भी मिल गया, तो इंटरेस्ट था, मेरे को स्कोप दिखा उसमें. तो धोबी घाट वहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रहा था बेसिकली, तो उसमें मेरे को पता चला कि बहुत सारे प्रपोजल ऑलरेडी आए हुए थे जो बिल्डर्स के थ्रू थे. बट जब मैंने उधर के चेयरमैन से बात किया, संतोष कनौजिया सर, उन्होंने कहा कि वो हमारे नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि हमको वो DCR यूज़ करके स्टीरियोटिपिक बिल्डिंग्स, कॉन्क्रीटाइज बिल्डिंग दे रहा था, हमारे नीड्स उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो बेसिकली जब मैं वहाँ पे विजिट करने गया, तो देयर वर सर्टन फैक्टर्स कि विच अ लेमन्स आई कुड नॉट सी, कि जो आर्किटेक्ट देख सकता है. लेमन क्या बोलेगा कि दिस इज़ इशू बेस्ड टॉपिक, इसको हम कैसे देखते ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट मेरा नज़रिया ये था उसको देखने का कि ये सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है, तो हम इसको टैकल कर सकते हैं. जब विजिट किया, देयर वर सर्टन फैक्टर्स सच एज, मतलब उन्होंने वो कैसे डेवलप किया, धीरे धीरे वो कैसे आके उसको डेवलप करते गए, कैसे यूटिलाइज़ करते गए, कैसे वो स्पेसेस को यूज़ करते गए. भले ही उनको पता नहीं है, वो भले ही प्लान नहीं है, इनफॉर्मल सेटलमेंट है, सही है, सब सही है, बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ दिखने को मिलती है, जैसे इंटरेस्टिंग पॉकेट्स हो गए कई जगह पे जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो मेरा मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था, जिसको मैंने लास्ट तक लेके गया. और उसके बाद जब मैं उनसे बात किया, संतोष कनौजिया सर से, तो जब उन्होंने मेरे को एड्रेस किया, जब उन्होंने पूरा साइट रोम अराउंड कराया, तो वहाँ पे मैंने मतलब लिव एंड वर्क मैकेनिज़्म देखा. तो वो चीज़ मेरे को मतलब कनेक्ट कर गई, और वो भी आगे लेके गया मैं, लिव एंड वर्क मैकेनिज़्म, क्योंकि उसके बिना कम्युनिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी है और डिमांड ड्रिवन एक्टिविटी है, तो कभी बंद नहीं होगा वो. जब मैं साइट पे गया तो मेरा मेजर क्वेश्चन यही था कि ये कब तक जा सकता है. तो सर का यही बोलना था कि डिमांड ड्रिवन एक्टिविटी है, बंद कभी होगा नहीं. और मैंने अपने एज के भी स्टूडेंट्स देखे, बच्चे देखे, जो स्कूल भी जाते हैं और वहाँ पे काम भी करते हैं. ये बंद होने वाला है नहीं, थोड़ा मैकेनाइज होगा, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं. तो जब मैं गया, मेरा ऑब्जर्वेशन यही था कि जो धोबी डैड है वो बेसिकली लुंगी पहनता है, उसका हेयर स्टाइल भी फ्लैट, और जो उनका किड है, बच्चा, वो जीन्स पहनता है, वो स्पाई हेयर स्टाइल. जब वो वहाँ पे थोड़ा मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा है, तो ये चीज़ तो उनको चाहिए. मतलब
ऐसा नहीं कि उनको निगलेक्ट किया जा सकता है, उनके भी कुछ होप्स है। सो मेरा पॉइंट उधर था कि मेरे को वो कनेक्ट कर गया। उसके बाद जब नरेशन बोर्ड में मेरे देख सकते हो आप, जो मैंने स्केच में डाला हुआ है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मतलब उनके तरफ से मिले, बहुत कुछ एड्रेस किया उन्होंने कि साइड जो है एक्चुअली अपन अगर नेट से रिसर्च करते हैं तो डिफरेंट है कि वहाँ नेट पे लिखा हुआ है 730 ओटाज है, बट जब मैं ग्राउंड रियलिटी देखा, ग्राउंड पे स्टेप किया, तो ऐसा है उधर की महालक्ष्मी में 2 धोबी घाट्स है, जैसे एक छोटा धोबी घाट और बड़ा धोबी घाट। तो छोटे धोबी घाट में 101 ओटाज है और जो बड़ा धोबी घाट है जो मेरा साइड था उधर 630 ओटाज है। जो बड़ी फैमिलीज़ है जहाँ पे 6 मेंबर है, 7 मेंबर्स है, उनका रेशो 1:2 है ओटिस के साथ। और जो 3 मेंबर फैमिली है जिनका स्केल बिजनेस स्केल थोड़ा छोटा है, उनका 1:1 रेशो है। अराउंड 450 फैमिलीज़ है वहाँ पे, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मेन इशू है कि लाइवलीहुड नहीं है। भले ही उन लोग आके सेटल हो गए हैं, इंक्रीमेंटलिटी मतलब बोल सकते हैं कि वर्टिकल एक्सपांशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन हो रहा है, बट ना कनेक्टिंग स्पेसेस है, ना बच्चों के लिए खेलने को जगह है। तो लाइवलीनेस नहीं है साइट में, कैसे भी चल रहा है, इनफॉर्मल एक्टिविटी है, मतलब नैरो स्पेसेस है। जैसे लिव एंड वर्क मैकेनिज्म अगर बोल रहे हम तो ऐसा है कि सबसे पहले ओटा है, उसके बाद एक नैरो पैसेज है जो 1.2 मीटर से बड़ा नहीं है, मतलब ओटा, उसके बाद 350 का ड्रेनेज जो ओपन है, सीवेज ओपन है, सारा ओपन है, उसके बाद 1.2 मीटर का पैसेज है। अभी जैसे मैंने मॉडर्नाइजेशन की बात किया तो उन्होंने सन ड्राइंग के अलावा मेकेनाइज ड्राइंग भी शुरू किया हुआ है। अभी वो 2-3 टाइप के ड्रायर्स आते हैं, स्पिनर्स बोलते हैं जिसको, वो उन लोग क्या करते हैं अभी कि पैसेजेस में ही रख दिया उन्होंने। तो पैसेज में से रोम करना और उसके साथ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, डिफ़िकल्ट है, तो वो चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद उनके पास आयनिंग का प्रॉपर स्पेस नहीं था। उसके पास जो एक्टिविटीज़ होता है फोल्डिंग सॉर्टिंग टाइप का, तो उसके लिए उन लोग क्या करते थे कि जो शेड्स है उनके, मतलब उनका एक तो लाइडर जो था रीच करने का, उधर स्टेयरकेस नहीं था, जो लाइडर है वो 70 डिग्री का था, तो उस पे से उन लोग चढ़ के शेड पे बैठ रहे हैं, उधर ड्राई कर रहे हैं, उधर फोल्डिंग टैगिंग सॉर्टिंग टैगिंग जो हो रहा है सब उधर ही हो रहा है। तो वो थोड़ा रिस्की था, पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना था। जो भी है बस उनकी हैबिट में को चेंज नहीं करना था ताकि जो कम्युनिटी होता है वो हैबिचुअल जिस चीज़ का होता है, अगर उनका हैबिट चेंज कर दो तो वो रह नहीं पाएगा। मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली जब मैंने विज़िट किया, जब संतोष सर से बात चल रही थी, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि पहला ही कंसर्न मेरा था कि रीडेवलपमेंट के बारे में आपका क्या थॉट है, तो वही मॉडर्नाइजेशन का बात हुआ। फिर उनके बाद जो पॉइंट मैंने पहले बोला था कि ओल्डेस्ट प्रोफेशन, वो भी उन्होंने बताया। और उनका बोलना ये था कि जो हमारा हेरिटेज साइट है, जो ओटा है, वो रिटेन करना ज़रूरी है और ये हेरिटेज ग्रेड 2B के अंडर आता है। तो मेरे लिए उसका नॉर्म्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी था, जो हेरिटेज ग्रेड 2B का नॉर्म्स है। तो मैंने UDCR को निगलेक्ट करके, ताकि स्टीरियोटिपिक ना जाए, ना कॉन्क्रीटाइज बिल्डिंग बने, उनके नीड सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए UDCR ना फॉलो करते हुए मैंने हेरिटेज लॉ फॉलो किया हुआ है। सो डिज़ाइन प्रोसेस बेसिकली लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज़ पे था। जैसे बोल सकते हैं कि जो मैंने फैक्टर्स देखे वो मेरा मतलब डिज़ाइन प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट था। जो सेकंड मेरा फैक्टर था वो लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज़ था, जैसे मॉड्यूल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे और नेबरहुड लेवल पे। मॉड्यूल लेवल पे मेरा ऐसा था कि उनको फ्लेक्सिबल स्पेसेस लगेगा। मैंने उनको कन्फाइंड प्लान नहीं दिया, मैंने उनको कन्फाइंड फ्रेम दिया हुआ है। अंदर का जो है वो अपने बिजनेस स्केल के हिसाब से या फिर लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसा उनको ऑक्यूपाई करना है वो कर सकते हैं। मेरा जो भी है फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है। उसके बाद मटेरियल भी डिटैचेबल है, जो मैंने बिरला आर्कॉन पैनल यूज़ किया हुआ है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। और चीप तो बोल नहीं सकते, क्योंकि जो प्रोफेशन है, जो एक्टिविटी मेरा है, वो डिमांड ड्रिवन होने के कारण जो उनका एनुअल जनरेशन है वो 100 करोड़ अबव है। गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि सर्विस जो पाइपलाइन जो भी है सारा 24 आवर्स का है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब क्लाइंट मेरा क्लियर हो गया था। तो जैसे मैंने फैक्टर का बताया कि ये फैक्टर लेके मैं चल रहा हूँ। सेकंड मेरा अभी जो स्ट्रैटेजी की बात चल रही है, 3 लेवल की स्ट्रैटेजीज जो मैंने अडॉप्ट की। मॉड्यूलर लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था, मैंने फ्रेम दे दिया। तो मैंने ऐसा किया कि जो बड़े साइज़ की फैमिलीज़ थी उनको मैंने ग्राउंड पे ऐसा पॉकेट्स में ओवरले कर दिया, क्योंकि जोनिंग ऐसा हुआ था कि ओटाज रिटर्न करना ज़रूरी था। उसके बाद जो ईस्ट साइड में उनके 5 सर्विस गेट थे वो रिटर्न करना ज़रूरी था, क्योंकि हैबिट उनका चेंज नहीं करना था। तो मेरा मोटो वही था कि जो मैक्सिमम चीज़ है जिसमें वैल्यूज़ है, जो फैक्टर्स मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ जिसमें वैल्यूज़ है, जो लेमैन नहीं देख सकता, वो मेरे को रिटर्न करना ज़रूरी है। तो 5 गेट मैंने रिटर्न किया हुआ है और मेन एंट्री जो है, मेन एंट्रेंस भी रिटर्न किया हुआ है। तो मेजर फैक्टर वो था रिटर्न करने में, जो राइट साइड में ईस्ट साइड में जो 5 गेट है उसमें से सेंट्रल गेट और मेरा मेन एंट्री, मैंने उनको कनेक्ट किया ताकि मेरे को एक सेंट्रल स्पाइन मिले। और सेंट्रल स्पाइन जो है मेरा एक सेंट्रल स्पेस कनेक्ट करता है, जहाँ पे मेरा कनेक्टिविटी एरिया मेजर था
तो मैंने वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी रखने का सोचा, जो कि मेरा मंदिर है, जो मैंने स्टेप्ड फॉर्म में प्लान किया हुआ है ताकि वो इंटरैक्टिव रहे, लाइवलीनेस आए साइट में, और रिलीजियस रिजेम्बलेंस तो कम्युनिटी का होना ही चाहिए, तो दैट इज़ वाई वो सेंटर में है। फिर मेरा स्पाइन का हो गया, मेरा ओटास का हो गया। पॉकेट्स बचते हैं वो मैंने ऐसे प्लान किया कि ओटास के रिस्पॉन्स में है सारे। अगर ओटास का लीनियर स्ट्रेच है तो फिर मॉड्यूल का लीनियर स्ट्रेच जाएगा। फिर जो पॉकेट्स बचते हैं, फिर कई 2-3 पैच में पॉकेट्स है, अकॉर्डिंग ही मैंने प्लान किया हुआ है। अगर छोटे पॉकेट्स है तो कहीं एक कोर्टयार्ड मिलेगा, अगर कहीं बड़े पॉकेट्स है जहाँ पे ज़्यादा नीड है लाइवलीनेस का, ज़्यादा डेंसिटी है, तो कहीं 2 कोर्टयार्ड मिलेगा। पीछे साइड में मैंने जो मॉड्यूल प्लेस किया वहाँ पे आपको एक ही कोर्टयार्ड दिखेगा, और बैक साइड में मेरा कमेटी ऑफिस है। बैक साइड में इसलिए रखा कि वो बस एक गवर्निंग बॉडी है, उसका लिव एंड वर्क मैकेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है, वो बस कम्युनिटी को एड्रेस करता है और गवर्न करता है, पूरा देखता है। उसके बारे में भी सोचा था, वो पीछे होने के बाद भी डिटैच नहीं, पीछे वो कोर्टयार्ड से कनेक्टेड है, वो मॉड्यूल से कनेक्टेड है, वो पीपल से कनेक्टेड है। अगर कम्युनिटी में उनके कमेटी में 11 मेंबर्स है और एक चेयरमैन है, तो मेरा कम्युनिटी ऑफिस भी इस तरह से डिज़ाइंड है कि जो फर्स्ट फ्लोर में मैंने टेंसाइल शेड रूफ दिया हुआ है, मतलब जो शेड रहेगा, अगर कम्युनिटी को उन लोगों को एड्रेस करना है तो कमेटी ऊपर खड़ा रह के फर्स्ट फ्लोर पे उनको एड्रेस कर सकता है। अगर ये बेसिकली एक जिस था मेरे डिज़ाइन का, और टैकल इसको इस तरह से किया था। लेवल की बात कर रहे थे स्ट्रेटेजीज की, तो फर्स्ट लेवल में जो बोला आपको मॉड्यूल लेवल पे जो प्ले किया हुआ है मैंने, तो नीचे 6 फैमिली मेम्बर्स मैंने ले कर दिया था ग्राउंड पे। उसके ऊपर मिक्स था, जो 4 फैमिली 3 फैमिली, ताकि मेरे को अल्टरनेट एंसिलरी स्पेसेस मिले, टेरेसेस मिले, बालकनीज़ मिले, क्योंकि जो फैमिलीज़ नीचे है उनको ग्राउंड मिल जाएगा, बट जो अपर फैमिलीज़ है उन्होंने ड्राइंग का एक्टिविटी मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने मैक्सिमम मॉड्यूल को फ्लेक्सिबल रखा है, उनको स्पेसेस प्रोवाइड करने के लिए अल्टरेशंस किया है यूनिट में। तो मेरा ड्राइंग का नीड सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद मैंने कुछ बिल्डिंग्स में सेमी ओपन स्पेसेस क्रिएट किया हुआ है, मॉड्यूल स्किप करके जो बोल सकते हैं हम, तो उसमें सॉर्टिंग टैगिंग और फोल्डिंग का नीड पूरा हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में अगर बात की जाए तो आयनिंग का जो स्पेस की कमी थी उनके पास, तो मैंने हर एक यूनिट में मल्टीपर्पज़ रूम दिया हुआ है जहाँ पे फोल्डेबल टेबल है जिस पे आयन कर सकते हैं, और वो जहाँ से आयन कर रहा है वहाँ से वो विंडो से ओटे की कनेक्टिविटी है, तो वो मिस नहीं करेगा कनेक्टिविटी। सो लिव एंड वर्क मैकेनिज्म का अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है जो मेरे पूरे डिज़ाइन में। देन सेकंड बात करते हैं अपन क्लस्टर लेवल का, तो क्लस्टर लेवल में कैसे कोर्टयार्ड इन्वॉल्व किए, कैसा कनेक्टिविटी के बारे में सोचा है, मंदिर को स्टेप प्लान किया हुआ है, कमेटी मेंबर के लिए शेड्स दिया हुआ है, तो मॉड्यूल लेवल का भी ध्यान रखा है। और नेबरहुड लेवल पे जो मैंने स्पाइन क्रिएट किया हुआ है, व्यू देखते हैं, विविंग डेक है वहाँ पे, उसका व्यू हैम्पर नहीं किया है जो BMC ने बनाया हुआ है। सो नेबरहुड लेवल पे वो चीज़ था कि कैसे सब कुछ पॉसिबल हो। फिर स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, लो कॉस्ट की जो बात कर रहा हूँ मैं, लो कॉस्ट नहीं बोल सकते बट फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, मैंने MS शटर विंडो दिया हुआ है जो मतलब प्रॉपर टॉप हिंज विंडो है, जो एक्चुअली लिंटल जैसे एक्ट करता है, छज्जा जैसे, मतलब फोल्ड होकर जो ऊपर आएगा और छज्जा जैसे क्रिएट हो जाएगा। सो छज्जा देने की ज़रूरत नहीं है, लिंटल से ही काम हो जा रहा है, फोल्डेबल टेबल है, मतलब रहेगा वो कंपोज रहेगा, उसमें ही एक्टिविटी में ही रहेगा, तो यूज़र का प्रॉपर ध्यान दिया गया है। उसके बाद ये सेकंड स्ट्रेटेजी था मेरा, मतलब पहला फैक्टर जो मैंने देखा, उसके बाद ये मॉड्यूल लेवल, क्लस्टर लेवल और नेबरहुड लेवल। देन जो हेरिटेज एंगल था, ओटास रिटर्न करना था, बेसिकली वो मेरा थर्ड पॉइंट था जिससे मैंने प्रॉपर जोन किया है। तो वाइल आई वाज रिसर्चिंग, मेरा जो इंटरेस्ट था सोशल टॉपिक, तो एक फर्म है कम्युनिटी डिज़ाइन एजेंसी जो सोशल टॉपिक्स को टैकल करता है, कवर करता है। सो उनका भी वही कंसर्न रहता है कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिव मॉड्यूल कैसे बनाए, तो उसमें से कुछ स्ट्रेटजीज़ मुझे मिली। जैसे मैंने केस स्टडी किया था संजय नगर स्लम अहमदनगर में, जिसमें उसने कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्स करते हुए कैसा मॉड्यूल क्रिएट किया, 2 मॉड्यूल को क्रिएट करके कैसे स्पेसेस निकाले, कनेक्टिंग स्पेसेस, ताकि वो कनेक्ट कर पाए, बच्चे खेल पाए, वो चीज़ें थी। और मेन जो मेरा कंसर्न था कि DCR वाला, तो उसमें मेन पॉइंट ऐसा था कि उन्होंने भी DCR ना यूज़ करते हुए, मतलब कम्युनिटी के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कॉन्क्रीटाइज बिल्डिंग नहीं क्रिएट करना था। जो भी है, कम्युनिटी ज़्यादा वर्टिकल नहीं जा सकती, हाई राइज नहीं जा सकती है, सो DCR को रिस्ट्रिक्ट करते हुए उन्होंने कम्युनिटी रिस्पॉन्सिव मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है। सो मेजर ऑब्जेक्टिव केस स्टडी को करने के लिए वो था। सेकेंड केस स्टडी मैंने अरण्या हाउसिंग का किया हुआ है। अरण्या हाउसिंग बेसिकली जिसके लिए थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया वो केस स्टडी के लिए मुझे, क्योंकि
मेन जो जूरर्स का कहना था कि अभी का सिचुएशन और पहले का सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, कोई भी प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए जितना ईयर चाहिए वो 40 ईयर्स सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। तो मेरे को जो उसमें से ऑब्जेक्टिव्स लेना था, मतलब जो कंक्लूजन लेना था, वो था कि स्केल डेंसिटी कैसे टैकल किया हुआ है, कैसे कम्युनिटी को इन्वाइट करके कैसे मॉड्यूल डेवलप किया है। दो चीज़ें मेरा था कि कैसे क्या चीज़ें उसमें से लेनी है, वो जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो मैंने अप्लाई किया अपने प्रोजेक्ट पे। सो केस स्टडी का वो हो गया। देन स्ट्रेटजीज़ मैंने पहले ही बात कर लिया आपसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिज़ाइन डिराइव कैसे हुआ। तो वही था कि हेरिटेज एंगल था, मॉड्यूल फ्लेक्सिबल करना था। उसके बाद ओटास जो रिटर्न किया हुआ है उसके रिस्पॉन्स में मॉडल प्लेस किया हुआ है। अगर हम मुंबई का बात करते हैं, मेरे ऑक्यूपेशन बेस्ड कम्युनिटी का बात करते हैं, तो मॉड्यूल कैसे फ्लेक्सिबल बनाया जाए, उसके बाद कैरेक्टर कैसा लाया जाए। तो जब मैंने विज़िट किया, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी जो एक्सटेंशंस है वो आई सेक्शन से किए हुए हैं। मतलब फैब्रिकेशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल था उसमें, जो भी था साइट पे। मेरा था कि मॉडल भी फ्लेक्सिबल चाहिए, मुंबई है, कैरेक्टर डेवलप करना है। सो मैंने भी फैब्रिकेशन में ही गया और मॉड्यूल जो आप मेरे शीट्स में भी देख सकते हो, मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जॉइनरीज जो सारा दिखाया हुआ है उसमें काफ़ी कुछ एक्सप्रेसेबल है शीट्स के थ्रू। तो इस टाइप से डिज़ाइन हुआ। देन बाकी जो क्वेश्चंस थे कि अगर कोई फैमिली एक्सपांड होता है, कोई फैमिली ऐड होता है, सपोज़ कि पहले नहीं है अभी आ रहा है, तो उनका कैसा। तो ऐसा था कि मैंने इंक्रीमेंटालिटी भी इंटरेस्टिंग डायग्राम के थ्रू शोकेस किया हुआ है कि कैसे इंक्रीमेंटल हो सकता है। मैंने जो एग्जिस्टिंग है वो ब्लू पोर्शन में दिखाया हुआ है, और जो इंक्रीमेंटल हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टली एक्सपांड हो रहा है, वो ऑरेंज इसमें दिखेगा आपको। हॉरिजॉन्टली जो एक्सपांड हो रहा है मतलब फैमिली एक्सपांशन, मतलब अगर 6 मेंबर है, 8 मेंबर्स हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सपांड हो सकता है। अगर फैमिली ऐड हो रहा है तो वर्टिकल एक्सपांड होगा और मेरा डिज़ाइन हैम्पर नहीं होगा। ये भी मैंने उसमें शीट्स में दिखाया हुआ है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने अडॉप्ट किए और डिज़ाइन प्रपोज हुआ है। आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो मेन आइडेंटिटी वही है कि 24 घंटा काम, 12 घंटा काम, जो भी है मैक्सिमम स्पैन उन लोगों का उसमें ही जाता है। तो मेन वही था कि लिव एंड वर्क जो मैकेनिज़्म है उसको रिटेन करना था। जो मेरा जो बिल्ट मासेस है, जितने भी बिल्ट मासेस है, एक भी ऐसा नहीं है कि उनके मॉड्यूल से उनको अपना उठाना दिखे। मतलब जो कनेक्टिविटी है मैंने वो मेंटेन करके रखा है। और जो ऑक्यूपेशन को कैटर करने के लिए जो स्पेसेस लगती है, वो सारी स्पेसेस मैंने जो अभी नहीं है वो मैंने इन्वॉल्व किया। जैसे मैंने बोला कि पहले नैरो लेन्स थे, तो जैसे 1.2 मीटर का लेन था, तो मेरे इसमें अभी 3 मीटर्स का लेन है। तो मतलब एक प्रॉपर पैच क्रिएट हो गया है, जैसे ओटाज, देन ड्रायर, देन पैसेज, देन मॉड्यूल। सो लिव एंड वर्क मैकेनिज्म का जो सीक्वेंस बोल सकते हैं वो ऐसे जा रहा है, क्योंकि जो मेरे इसका सीक्वेंस है, अपना प्रोसेस का सीक्वेंस है, ऑक्यूपेशन के एक्टिविटी का सीक्वेंस है। कम्युनिटी के जो लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, वो पहले कपड़े लेके आते हैं, जो भी उनका मतलब काम होता है। जैसे उन्होंने सेपरेट करके रखा है, 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे अगर बड़े कोई इंडस्ट्री से आ रहा है, जैसे हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, जो भी बड़े इससे आ रहा है तो उन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे उन लोग उसको एज अ बड़ा काम बोलते हैं, और जो छोटे जैसे रेसिडेंशियल एरिया से आ रहा है, होटल्स से आ रहा है, रिसोर्ट से आ रहा है, उनको उन लोग छोटा काम करके कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो टर्म था बड़ा काम छोटा काम, वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मतलब सुनने में जो भी है। तो उसको कैसे कैटर कर पाए, वो कैसे उनको सॉर्ट करके रखना पड़ता है, जॉट डाउन करके रखना पड़ता है सारा कपड़ा। तो उसके लिए स्पेसेस रिक्वायर्ड था, जो मैंने अभी पैच आपको एक्सप्लेन किया। तो कैसे वो कम्युनिटी के लिए, वो एक्टिविटी के लिए कैसे स्पेस दिया हुआ है, कैसे मॉड्यूल ओमिट करके सेमी ओपन एरिया क्रिएट करके, कैसे शेड में। अभी जैसा ये इंडस्ट्री जो है मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, मेल डोमिनेंट देखने के लिए, बट बैक ऑफ द स्टेज ऐसा सिचुएशन है कि जो आयनिंग का काम हो गया है, जो फोल्डिंग का काम है, जो टैगिंग का काम है, वो फीमेल्स भी करते हैं। तो फीमेल्स का ऐसा था कि वो ओटा के बाजू में आके ओपन सीवेज के पास काम कर रहे हैं। तो उनके जो किड्स है, जो छोटे छोटे किड्स होते हैं 2 साल के, उनको नहीं समझता है, तो वो वहीं पे आ रहे हैं ड्रेनेज के पास। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अनबैलेंस लगा मुझे। सो उसके लिए जो मैंने स्पेसेस क्रिएट किया, सेमी ओपन स्पेसेस जो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो किड्स का भी रोम अराउंड हो जाएगा, उसका भी देखभाल करना हो जाएगा, उसके बाद एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रहा है। सो ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जो कम्युनिटी के लिए मैंने इन्वॉल्व किया है। डिफ़िकल्टीज एज इन बोल सकते हैं कि मतलब दिस सोशल सेंसिटिविटी और आर्किटेक्चर, मतलब थोड़ा जो आर्किटेक्ट्स लोग होते हैं वो थोड़ा उसको डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। डिफ़िकल्टीज एज इन
मतलब बोल सकते हैं कि सोशल सेंसिटिविटी इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो क्रिटिसिज्म मिला स्टार्टिंग में, अच्छा खासा क्रिटिसिज्म मिला, बट जब क्रिटिसिज्म मिला तो उसके साथ साथ सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग थे। तो क्रिटिसिज्म जो मिला उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, जो भी है मोटिवेट ही हुआ, जो आप रिज़ल्ट देख सकते हो जो भी शीट्स का है। और ऑफिशियल जो मेंटर्स होते हैं, मेरे मेंटर थे जितेंद्र फरकाड़े सर, जिन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया है। मतलब पहले स्टार्टिंग था थोड़ा डिफ़िकल्ट, बट एंड तक सपोर्ट हुआ है। फिर ये फ्रंट के लोग हैं जो मैं क्रिटिसिज्म और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, बट बैक ऑफ द स्टेज जो लोग हैं, जैसे मतलब जो मेरे डिज़ाइन जर्नी के थ्रू थे, थीसिस जर्नी के थ्रू थे। सो आर्किटेक्ट ओजस पावा जो पूरा थीसिस जर्नी के साथ थे मेरे, उन्होंने काफ़ी इंटरवल में मेरे को गाइड किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। देन आर्किटेक्ट माजिद अबीदी जो प्रोफेसर भी है आइडियाज़ में, उन्होंने जब भी मैं कभी डिस्करेज हुआ हूँ, जब भी डिस्कस करने गया हूँ, तो वैलिड पॉइंट्स रखे हैं मेरे सामने, वैलिड गाइडेंस दिया हुआ है। देन आर्किटेक्ट शरयू जिपका थे जो सीनियर है मेरे, उन्होंने शीट्स कैसे पोर्ट्रे करना चाहिए, कैसे एक्सप्रेसिव बनाना चाहिए, उस सेंस में गाइड किया हुआ है। सो बैक ऑफ द स्टेज भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब एज अ टीम हमारा काम है। सो उनको थैंक यू। पहली बात तो दो पर्सपेक्टिव हो सकता है, मतलब अगर आप पैशनेट हो, जैसा मैं कम्युनिटी के लिए पैशनेट था, मैं उन 450 फैमिलीज़ के लिए पैशनेट था, मेरे को उनको कुछ भी करके एड्रेस करना था। तो अगर उस वे में क्रिटिसिज्म आता है तो वो एनकरेज करेगा ही। अगर आप प्रोजेक्ट के टुवर्ड पैशनेट नहीं हो, आप ऐसे ही ले रहे हो विदाउट रिसर्च, विदाउट इंटरेस्ट, तो आपको डिस्करेज कर सकता है। सो मेरा मेन कंसर्न वही था कि उनको एड्रेस करना है, कम्युनिटी को एड्रेस करना है। सो मैं तो मोटिवेट हुआ उस चीज़ से। एक इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहूँगा। एक मसान करके फिल्म है जिसमें विकी कौशल एज ए एक्टर है, और जो उनके पार्टनर है, आई डोंट नो हर नेम, बट वो क्रेमेटोरियम में काम करता है विकी कौशल, जो लकड़ी उठाने का, लकड़ी जलाने का, जो एशेस वाला काम है। बट लास्ट तक वो उसको बता नहीं पाता है कि वो क्या काम करता है, ताकि मतलब कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं वो कम्युनिटी को जो थोड़ा बैकस्टेप्ड है, तो कि वो लास्ट तक बता नहीं पाता है, मतलब एम्बारेस रहता है। पर लास्ट में जब वो बताता है तो थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ होता है। वही मैं रिलेट करना चाहूँगा मेरे कम्युनिटी के साथ, वही जो पहले होता था वही, वो मेरे को ज़्यादा कनेक्ट कर गया। सो वहाँ से एक थॉट आया, वहाँ से भी एक थॉट आया कि अपलिफ्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग भी एम्बारेस ना हो। वो भी कम्युनिटी है, इंडिया में कम्युनिटी को निगलेक्ट करके नहीं चलेगा। स्लम जो मैंने जैसे बोला कि एविडेंट पार्ट है, सो उसके लिए कुछ तो करना ही था। और कैरेक्टर रिटेन करना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए, उसके बिना उन लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो वो मेरा मेजर कंसर्न था। लर्निंग्स तो वही है कि आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें अगर देखते हो तो वही डिस्करेजमेंट तो मिलना ही है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइपोलॉजी बेस्ड भी आएंगे, सोशल भी आएंगे। वो तो अपॉर्चुनिटीज़ और आपका इंटरेस्ट क्या है, तो कैसे आप उसको कंटिन्यू करते हो, प्रॉपर रिसर्च करके कैसे एग्जीक्यूट करते हो, क्या स्टडी करते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डिस्करेज होने से अच्छा, मतलब अगर आप एंजॉय करके वो प्रोसेस करोगे तो इजीली कंप्लीट होएगा। मतलब आप सोचते हो कि हेक्टिक हो रहा है, जो भी है नहीं हो पाएगा, वो ना सोचते हो। अगर प्रोसेस को ही एंजॉय कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो इजीली यू कैन डू इट। मैंने कर लिया तो सभी कर सकते हैं।